नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम फ्यूचर फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। इस कार्यक्रम का मकसद है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बनेंगे किसान आत्मनिर्भर। क्योंकि किसान की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे इकोनॉमी पर असर होता है। अगर किसान मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। और इसी सिलसिले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन चौबे जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनआर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से लगातार किसानों की बात हम करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप लगातार ये इस हित में रहते हैं कि देखिए किसानों को भी अब उद्योग लगाने होंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है राजीव जी कि किस किस तरह के उद्योग लगाने चाहिए किसानों को, जिससे उनको फायदा होगा। जी देखिए, किसानों को जो उद्योग लगाना है वो उनके फसल के आधार पर लगाना है। हम लोग क्या करते हैं कि किसानों का एक पूरा आंकड़ा मंगाते हैं। हर पंचायत में, चूंकि हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके जरिए हम हर किसान का, सभी किसान परिवारों का पूरा विस्तृत आंकड़ा मंगाते हैं। यानी कि प्रत्येक घर में कितने सदस्य हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, उनके पास खेत कितनी है, वो कितना खेती करते हैं, कौन सा फसल लगाते हैं, उस फसल का उत्पादन कितना होता है। और मान लीजिए कि कई ऐसे परिवार हैं गांव में जो कि अपना खेत नहीं है लेकिन दूसरे के खेत लेकर खेती करते हैं। और काफ़ी ऐसे परिवार हैं कि जो इन खेतों में मजदूरी करते हैं। बेसिकली ना उनके पास खेत है, ना वो दूसरों का खेत लेकर खेती करते हैं और वो मजदूरी करते हैं। ऐसे में सभी के लिए हमारे पास सुझाव रहता है। हम इनको सुझाव देते हैं, इनकी परिस्थितियों को देखते हुए, इनके पास फसल के उत्पादन को देखते हुए हम इनको सुझाव देते हैं कि भाई आप इस तरह के उद्योग को लगाइए, क्योंकि ये उद्योग आपको सबसे उपयुक्त रहेगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए, मैं बिहार की बात करूंगा। बिहार में ज़्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, यानी कि गेहूँ, धान, मक्का और आपको दलहन, सरसों हो गए, दाल हो गए, इस तरह की चीज़ों को। हालांकि सब्जी की खेती काफ़ी होती है। और अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आप ये समझिए कि एक एकड़ खेत में करीब 29 के आसपास 28 से 29 क्विंटल के करीब धान का उत्पादन होता है जी। अगर आप यही गेहूं के उत्पादन में देखें तो वो घट जाता है, वो 4 से 5 क्विंटल हो जाता है। आप मक्का को देखें तो वो भी घट के 3 क्विंटल के आसपास मक्का होता है। लेकिन अगर वही आप सब्जी उत्पादन को देखें तो एक एकड़ जमीन में करीब 100 से 150 क्विंटल आलू की पैदावार होती है, करीब 12 से 15 क्विंटल प्याज की पैदावार होती है, करीब 30 से 35 क्विंटल लहसुन की पैदावार होती है। यानी कि अगर सब्जियों की खेती किसान करे तो उसको फायदा, अगर नगद के रूप में देखे जाए तो ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ किसान जो है नॉर्मली वो पारंपरिक खेती ही कर रहा है। और अगर आप लागत देखें, अगर एक एकड़ खेत में अगर वो धान की खेती करता है तो लगभग उसको 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च आता है। उसी हिसाब से अगर वो गेहूं की खेती करता है तो 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्च आता है। मक्के की खेती करता है तो प्रति एकड़ करीब उसका भी खर्च लगभग वो 30 से 35 हज़ार रुपये आ जाता है, या 16 हज़ार रुपये आ जाता है। 16-17 हज़ार रुपये के खर्च में 30-35 हज़ार रुपये का बिक्री करता है वो आज की डेट में। अगर धान की खेती करता है, अगर वो मान लीजिए कि 50 हज़ार रुपये 56 हज़ार रुपये खर्च करता है तो उसको लगभग 1,80,000 से 90,000 रुपये की आमदनी होती है। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो खेती से उसको सीधे खेती से बहुत लाभ नहीं है। अगर वो आपको सब्जी और अन्य खेती में गैर पारंपरिक खेती में ना हो, जुटा हुआ हो, ऐसे में किसानों को उद्योग लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप गेहूं का ही नाम ले ले, गेहूं का ही उदाहरण ले ले, तो गेहूं से संबंधित अगर वो फूड प्रोसेसिंग लगाता है, मसलन वो आटा ही बेचना शुरू कर देता है, सूजी बेचना शुरू कर देता है, वो मैदा बनाना शुरू कर देता है, वो नूडल्स बनाना शुरू करता है, पास्ता बनाना शुरू करता है, तो उसकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि लागत तो उसका एक ही है, 30 से 35 हज़ार, 15 से 16 हज़ार से लेकर 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्च करता है वो, लेकिन आमदनी बढ़ जाएगी। तो फूड प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी आमदनी बढ़ा देगा। लागत आपका वही है, खेत आपका वही है, दोनों आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं अपने उत्पाद का प्रसंस्करण करके। तो हम उनके उत्पाद की कैटेगरी के आधार पर उनको बताते हैं कि किस तरह का प्रसंस्कृत यूनिट उनको लगाना है जो उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से जिसका उत्पादन होगा उसके ही हिसाब से उद्योग भी लगाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है राजीव जी, उद्योग लगाने की बात आती है तो आप समझ सकते हैं मशीन का भी इस्तेमाल होता है। तो किसान कैसे चला पाएगा? क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि किसान लगातार, आप देख रहे हैं पारंपरिक खेती हो रही है, बदलाव हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अवेयरनेस नहीं है। तो किसानों को क्या इसके लिए ट्रेनिंग की अगर जरूरत हो तो कैसे ले पाएगा? देखिए, हम लोग, आप जो बिल्कुल कह रही हैं, सवाल बिल्कुल सही है। नॉर्मल सामान्य किसान के मन में भी आता है कि भाई हमें उद्योग लगाना है, तो उसको लगता है कि उद्योग लगाने का मतलब है कि हमें बड़े बड़े उपकरणों से हमारा वास्ता पड़ेगा और हमें उसको चलाने के हुनर नहीं आती है, या हम उसके लिए इक्विप नहीं है चलाने के लिए। ये सामान्य किसान के मन में यही प्रश्न उठता है।
लेकिन खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा उद्योग है जिसमें आपको बहुत भारी भारी मशीनों को लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे बिहार के उदाहरण को लें, बिहार में जो पारंपरिक खेती होती है, अगर आप गेहूं, चावल और मक्के की बात करें तो गेहूं, चावल और मक्के को सबसे पहले आप प्रसंस्करण के रूप में क्या करेंगे, उसका आटा बनाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा मिनी मिल लगाएंगे आप। एक मिनी फ्लोर मिल की कीमत 20,000 से रुपये लेके आपको 50,000 रुपये के बीच में आएगी, मशीन की कीमत। अब इसी में अगर इसी आप निवेश में आप आटा बनाने का, आप गेहूं का आटा बनाने का अगर काम करते हैं तो उसी गेहूं का जो 18 रुपये आपको कीमत मिलती थी, उसी गेहूं का आपको 40-45 रुपये किलो मिलने लगेगा पैकेज आटा में। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि उस पैकेज आटे को आपको नाइट्रोजन के साथ पैकिंग कर देना है, तो आपका बिल्कुल आटा बाजार ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार हो जाएगा। उसी स्तर का आटा तैयार करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकता है। आमदनी बढ़ने लगेगी। वही मकई के आटे की है, वही चावल के आटे की बात है, ये आपको सामान्य से ज़्यादा मुनाफा देंगे। अब इन आटों का, चावल के आटों का, मकई के आटों का और आपके ये गेहूं के आटे का, इनका प्रसंस्करण कर अन्य कई उत्पाद बनते हैं। गेहूं के आटे से आप मैगी से लेके, आटा से लेके, बिस्किट से लेके तमाम बहुत सारे ढेरों उत्पाद बना सकते हैं। उसी तरह से मक्के के आटे से मैंने पहले भी बताया था कि आपको उससे आप ग्लूकोज से लेकर आप स्टार्च तक बना सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स बना सकते हैं, आप मकई के आटे का आप कस्टर्ड पाउडर बना सकते हैं। बहुत सारा प्रसंस्करण है। उसी तरह से अगर चावल के आटे की बात ली जाए तो चावल का आटा हमारी मिठाई की जितनी कंपनियां हैं ना, जो मिठाई बनाते हैं लोग, उसमें भी इस्तेमाल होता है, खाने पीने के सामानों में इस्तेमाल होता है। आप अगर चाइनीज फूड इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो लगभग सभी उनके पदार्थ में आप कोई भी चाइनीज आइटम खरीदे तो उसमें चावल के आटे का प्रयोग काफी होता है। हमारे यहाँ मिठाइयाँ बनती है, जो लड्डू बनते हैं और बहुत सारी चीजें बनती है, उसमें भी चावल के आटे का प्रयोग होता है। चावल के आटे का एक बड़ा बाजार है। और चावल के आटे से बना हुआ पेपर, जिसको राइस पेपर कहते हैं, बहुत सारे देश जो हमारे एशियन कंट्री हैं, साउथ एशियन कंट्री हैं, इनमें भी जाता है। थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, आपको सिंगापुर हो गया। ये चावल के बने आटे के जो पेपर में रैप करके, जिसमें बहुत सारे चाइनीज फूड आइटम्स बनाए जाते हैं। तो प्रसंस्करण में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी कुछ मशीनों के लिए जरूरत है। बहुत छोटी छोटी मशीनें जो सामान्यतः आप घर में, एक सामान्य पढ़ा लिखा किसान भी उन मशीनों का इस्तेमाल कर सकता है। उसको बहुत क्लिष्ट मशीनें नहीं है जिसको चलाने में उसको दिक्कत होगी या कोई बहुत बड़े प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। सामान्य आपको प्रशिक्षण में, सामान्य तरह से उसके सीखने में, जो कि वीडियो के माध्यम से भी सीख सकता है। और उसको सिखाने के लिए हमने गांव में ही उसके घर के बगल में अपना एक प्रतिनिधि भी रखा हुआ है, ताकि उसको जरूरत पड़ने पर वो व्यक्तिगत रूप से भी उसकी ट्रेनिंग दे सके। तो प्रशिक्षण की बहुत कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसान। बिल्कुल राजीव जी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पहल है कि, और वाकई जिस तरह से आपने मशीन की बात कही, तो मुझे लगता है कि कोई भी किसान एक दो बार बता दिया जाए आसानी से उसको चला भी सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है सामने कि खरीदेगा कहाँ से, क्योंकि कई बार मार्केट की बात आ जाती है। आप देखते हैं कई सारे ऑप्शन है, किसान बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इन मशीनों को लेकर। तो कहाँ और कैसे, किस रूप में किसान अगर मशीन की खरीदारी करना चाहते हैं तो उन्हें करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये सामान्य रूप से जो हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योग लगाएं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मशीनों की है। अभी बाजार में जितने मशीन निर्माता है ना, ये सब बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं। अगर छोटे भी मशीन बनाते तो उनकी कीमत लगभग, कोई मशीन 3 लाख रुपए की है, कोई 4.5 लाख रुपए की है, कोई 1 लाख रुपए की है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी कंपनी ये कोशिश करी कि हम वैसे मशीन निर्माताओं को अपने साथ रखें जो काफ़ी कम दर पे और छोटे प्रोडक्शन यूनिट वाली मशीनों का निर्माण करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप जैसे बिस्किट बनाने की बात कर ले, बिस्किट बनाने के लिए क्या है, बेकरी है, एक बेकरी इंडस्ट्री है। बेकरी इंडस्ट्री में आप या तो बिजली के ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर जो गाँव में बनता है भट्ठी, जिसको हम ट्रेडिशनल ओवन कहते हैं, जो ईंट से बनता है, मिट्टी से बनता है, उस भट्ठी में भी अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल मीटर लगा दें तो उस भट्ठी का भी इस्तेमाल आप बेकरी के लिए कर सकते हैं। और ये भट्टियाँ गांव में आपको 5-10 हज़ार रुपये में बन जाएंगी। अगर इसी तरह की भट्ठी आप बिजली का खरीदने चलेंगे मशीन, तो आपको 50,000 से रुपये लेके 5-10 लाख रुपए तक का भी लागत आ सकता है। जी बिल्कुल। उत्पादन एक ही है, प्रोडक्ट एक ही पैदा करेगा। उसी तरह से अगर आप मशीन देखें, जो हम नॉर्मल मशीन देखते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए मशीन, आपको ले लें आटा पीसने की मशीन को, आप या ले लें मसाला पीसने की मशीन को, आप या ले लें क्या कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाली मशीन को, या आप पोहा बनाने वाली मशीन को लें। इन मशीनों की कीमत में भी भारी अंतर है। कोई मशीन अगर आपको 20,000 रुपये में मिलती है, वही मशीनें आपको 10 लाख रुपये में मिलती है। हम लोग किसानों को क्या करें कि जो सस्ता दर पे जो मशीन उपलब्ध है और जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और जिससे आपको जो आपके उत्पादन के हिसाब से, यानी जो आप फसल उत्पादन कर रहे हैं, आपके रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के बेस पे उस मशीन का कैपेसिटी निर्भर करेगा। और ये मशीनों का कीमत कोई भी 20,000 रुपये से लेकर 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगा।
तो हम लोग छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बना के चल रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा उद्योग, आपको घर में बहुत बड़ा उत्पादन करने की जरूरत नहीं है। आप खेती भी कर रहे हैं और खेती के साथ साथ अपना खाद्य प्रसंस्करण भी कर रहे हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको बहुत बड़े मशीन के उत्पादन में नहीं जाना है, आप छोटे छोटे, और उन मशीनों की पूरी सलाह, पूरी जानकारी, तकनीकी ज्ञान सब हम लोग मुहैया करा रहे हैं। हम उनके बदले में ये सोर्स करके दे रहे हैं किसानों को कि आप ये मशीन इस दर पर फलाने मशीन विक्रेताओं के पास अवेलेबल है, आप इसी को खरीदें। और कई निर्माता तो ऐसे हैं कि जो किसानों को देखते हुए कि हम लोग किसानों के लिए काम करें, तो किसानों को देखते हुए अपने प्रोडक्शन यानी कम प्रोडक्शन साइज की मशीनों का निर्माण करने के लिए भी तैयार है। खास करके आपको यूपी से ले ले, यूपी और दिल्ली के आसपास के कुछ मशीन निर्माता ऐसे हैं जिन्होंने हामी भरी है हम लोगों को कि हम किसानों के लिए, उनके घर में उद्योग लगाने के लिए छोटी छोटी मशीनों का भी निर्माण करेंगे, खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए, ताकि वो सस्ती कीमत पर मशीनें पड़े। मसलन आप तेल की मिल की बात ले लें, आपको जो सरसों तेल से या अन्य किसी आपको तेलहन से आपको तेल निकालना है, वो मशीन आपको 25,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक की भी मिलती है। तो हमारे जो मशीन निर्माता वो करेंगे हम 25,000 में ही उनको करीब 40-50,000 रुपये की कीमत में जो मशीन मार्केट में मिलती है हम 25,000 रुपये में अवेलेबल करा देंगे, ताकि वो घर में, मान लीजिए उसके पास 10 क्विंटल सरसों हो रहा है तो सिर्फ 10 क्विंटल सरसों से तेल का उत्पादन करे वो, या अगर उसके पास 10 क्विंटल मूंगफली हो रहा है तो सिर्फ 10 क्विंटल मूंगफली का ही उत्पादन करे वो। उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो 1,000 टन या 10,000 टन या 1 लाख टन आपको मूंगफली का या सरसों के तेल का उत्पादन करे। जितना उसके पास फसल का उत्पादन है उसी हिसाब से उसको क्षमता बनाकर मशीनें, यानी कि उसकी क्षमता के अनुरूप मशीनें जो है अवेलेबल होंगी, ताकि उसकी लागत भी कम आएगी और आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, जितनी क्षमता उतना उत्पादन हो तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसान भी मशीन लगा ले, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर एक किसान की बात कर ले सर, तो सालाना कितना उत्पादन करेगा, और उसके उत्पादों की बिक्री की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि उसकी बिक्री कैसे होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको अभी शुरुआत के प्रोग्राम में ही मैंने बताया था कि किस फसल का कितना उत्पादन होता है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करूंगा पारंपरिक फसल से। आप ले लें धान का, धान लगभग 29 से 30 क्विंटल 1 एकड़ में होता है। अगर आप धान के बाजार मूल्य को देखें तो लगभग 19 रुपये कुछ पैसे आजकल उसकी MSP है जी। यानी कि आप 19 रुपये के हिसाब से अगर धान बेचते हैं, अगर 30 क्विंटल बेच ले तो लगभग 57,000, आपको 57,000 का धान आप बेचते हैं पर एकड़। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से अगर 19 रुपये धान बेच रहे हैं, अगर उसको चावल लगाने का मिल लगा लेता है, चावल लगाने का उसी धान को कूट कर चावल बना लेता है, तो उसके मिल की कीमत मान लीजिए 30-35 हज़ार रुपये आती है, मिनी मिल की, जो नॉर्मल धान को कूट कर छोटा मिल जो अपना चावल बना लेता है। अब उस चावल को अगर वो मार्केट में बेचता है तो कस्टमर उस चावल को 30 से 35 रुपये खरीदता है, यानी उसकी आमदनी दुगनी हो गई लगभग। एक छोटे से निवेश से उस मेहनत तो उसका उतना ही है, लेकिन उसकी आमदनी दुगनी हो गई। अगर यही किसान अगर मान लीजिए आलू का उत्पादन कर रहा होता है और 1 एकड़ खेत में उसके पास 100 क्विंटल आलू होता है या 150 क्विंटल आलू होता है। अब आलू देखें, जब किसान पैदा करता है तो आलू की कीमत आप मार्केट में देखेंगे तो 5 रुपये हो जाती है, 5 रुपये प्रति किलो। और उपभोक्ता को अगर कभी भी वो 5 रुपये नहीं मिलता, उपभोक्ता को अगर आलू का सीजन भी चल रहा है तो आलू उसको 12 से 15 रुपये या 10 रुपये किलो मिलेगा, यानी किसान के रेट पर, जो किसान को मिलता है वो रेट पर उपभोक्ता को कभी नहीं मिलता है। जी, अगर उसी आलू का प्रसंस्करण किसान कर ले, कुछ जो मार्केट में जितनी जरूरत है उसको बेचने के बाद बाकी का प्रसंस्करण कर ले, यानी आलू का पाउडर बना ले, आलू का चिप्स बना ले या आलू का फ्लेक्स बना ले, उसकी कीमत कम से कम 8 गुना से 10 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि जो उसको पैदावार हो रहा था उससे 10 गुना उसकी आमदनी होने लगेगी। उसी तरह से अन्य सारे भी फसलें हैं जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। तो हमें ये देखना है कि जो किसान हमारा जो भी उत्पादन कर रहा है उस उत्पादन के करने में हम उसको सहयोग तो जरूर करें, उस पर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फोकस तो उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका जब भी प्रसंस्करण करेगा तो उससे कई गुना उसकी आमदनी होगी। ये बात वो समझेगा और समझाने की भी हम लोग पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं किसानों को हमेशा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रसंस्करण से और ना प्रसंस्करण करने से उसको कितना फायदा है, कितना नुकसान है। ना प्रसंस्करण करने से देखिए कि उसको बड़ी मुश्किल से उसके खेती का खर्चा निकलता है, बिल्कुल, जो खर्च भी करता है, जो मेहनत करता है, इसके कारण हमारे किसान आंदोलन भी करते हैं, सरकारों के खिलाफ जाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई हमारे ही चीज़ों को क्यों सस्ता बेचा जाता है। जबकि कस्टमर की बात देखें तो कस्टमर को कभी भी MSP का लाभ कभी भी कस्टमर को नहीं मिलता है। कस्टमर तो हमेशा MRP के आसपास पे करता है जी। तो हमें MSP और MRP के अंतर को अगर कम नहीं कर सकते तो इनको जोड़ दें कस्टमर तक, ताकि कस्टमर को भी MRP घटे MRP पर चीज़ों को मिले और किसानों को भी अगर MSP से ऐसी बढ़कर पहल MRP की तक का जाए सफर तो तय मुझे कर लगता है, लें। देखिए, जो
अगर खास तौर पर किसान को तो फायदा होगा ही, लेकिन खास तौर पर जो कस्टमर हैं उनके लिए भी फायदा होगा, क्योंकि आप देखते हैं गैप है, वो गैप भर जाएगा। और महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि खास तौर पर निर्यात की बात करते हैं तो किस तरह से आपकी कंपनी लगातार देखिए किसानों को अवेयर तो कर ही रही है, और जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि ठीक है एक ही उत्पादन से कितना आपको फायदा हो सकता है, तो अगर निर्यात की बात आती है तो किस तरह से सर आपकी कंपनी मदद करेगी? देखिए, मैं दो चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण का कितना बड़ा बाजार है। आप ये एक उदाहरण से समझिए, हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गरीब हो या अमीर हो, लगभग 1000 रुपये का खाद्यान्न खाने पीने की चीज़ों का जरूर खरीद करता है हर महीने। यानी कि हमारा देश अपने लोग 140 करोड़ लोग 140,000 करोड़ का यानी 1,40,000 करोड़ का सामान हम खरीदते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के भी 14 करोड़ लोग 14,000 करोड़ का सामान खरीदते हैं खाने पीने का, जो कहां से आता है? किसानों से आता है जी। किसानों के खाद्य को हम प्रसंस्करण करते हैं। हम आटा खरीदते हैं, हम गेहूं खरीदते हैं, हम आटा खरीदते हैं, हम चावल खरीदते हैं, हम दाल खरीदते हैं, हम तेल खरीदते हैं, हम साबुन खरीदते हैं, हम बिस्किट खरीदते हैं, हम नूडल्स खरीदते हैं। अब इन सारी चीज़ों का जो हम खरीदारी करते थे, जो मार्केट से खरीदते हैं, अगर ये सब किसानों से हमें सीधे मिलने लगे तो आप सोचिए कि किसानों का कितना भला होने लगेगा। हमें खरीदने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। हम और आप सभी किसान परिवार से आते हैं। अगर कल किसान इन चीज़ों का उत्पादन करके मार्केट में लाना शुरू कर दे तो किसानों को एक बहुत बड़ा बाजार दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास ही है। खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल हम सब कर रहे हैं, किसान भी कर रहा है। किसान अगर एक अनाज बनाता है, एक अनाज उत्पादन करता है तो दूसरा अनाज भी खरीदता है। किसान के घर में भी बिस्किट खरीद के आता है, किसान भी तेल खरीदता है, किसान भी घी खरीदता है, किसान भी अन्य चीज़ों को खरीदता है। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। हमको इसी गैप को पाटना है। दूसरा, इसके बाद जो बचता है, हमारे पास जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार है। अभी भारत लगभग 2,88,000 करोड़ का निर्यात करता है खाद्यान्नों का, खाद्य प्रसंस्कृत फूडों का और खाद्यान्न का। और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इसका होना चाहिए था, अभी तक जो अंदाजन है कि लगभग 4,88,000 करोड़, लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास ये होना चाहिए था अभी उत्पादन, जो कि हम लोग कम उत्पादन के कारण नहीं बेच पा रहे हैं। आप सोचिए कि इतना बड़ा बाजार मौजूद है जब हमारे यहाँ विश्व में लगभग 300 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है। खाद्यान्न की जरूरत है 300 बिलियन डॉलर की जी। उसमें हम सोचिए कि मात्र 300 बिलियन डॉलर में मात्र 3 लाख करोड़ डॉलर 4 लाख करोड़ का हम शेयर अपना ले रहे हैं। अब 300 बिलियन डॉलर में मात्र 4 लाख करोड़ का शेयर अगर भारत का है तो आप सोचिए कि इसमें कितनी बड़ी संभावना है कि भारत उस गैप को पाट सकता है। यानी भारत का किसान विश्व की आबादी को खिलाने में मदद कर सकता है। हम कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ कृषि तो हमारी खासियत है। हमारे देश में है क्या मैम? हमारे पास कृषि है जी। हम कृषि को सबसे अपना अगर आधार नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? हमारी 70% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। हमारे पास मैन पावर है, किसी भी उद्योग जब आपके पास कृषि। और आपको याद होगा कि जब कोरोना काल आप देख ही रहे, महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है। अगर भारत की इकोनॉमी किसी ने मदद की तो कृषि ने ही मदद की, और इस बात को मुझे लगता है समझना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, लगातार जिस तरह से मैं अवेयरनेस को लेकर आपसे पूछती हूँ और आप बताते हैं कि ठीक है आपकी कंपनी किसानों को अवेयर भी कर रही है, तो अगर किसानों की बात की जाए, क्योंकि पारंपरिक खेती करते हैं तो उनकी खेती बाड़ी से संबंधित और खास तौर पर देखिए उपकरणों की हम बात करते हैं, तो जो अभी आधुनिक उपकरण आ रही है तो उसके बारे में भी जानकारी आपकी कंपनी किसानों को मुहैया करा रही है। इसके लिए किस तरह से सर आप लोग किसानों को अवेयर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज किसानों के पास जो सबसे बड़ी कमी क्या है, उनके पास जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है जी। हमारे पास सूचनाएं तो सभी मौजूद है। कहते हैं ना कि गूगल में तो सब कुछ सारा ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन उस गूगल से क्या सर्च करें क्या ना सर्च करें, किस किसान के पास। हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें, डिजिटल इंडिया के कारण लगभग घर घर इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन कितना किसान उसका इस्तेमाल कर पा रहा है? मुश्किल क्या है कि किसान को कोई भी सुविधाएं पता ही नहीं कि कहां से ले। आज अवेयरनेस की इतनी बड़ी कमी है कि उसको मालूम नहीं है कि वो जानकारी ले तो कहां से ले। जानकारी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रम से जानकारियां मिल रही हैं, बहुत सारे अन्य माध्यमों से लोग जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ जानकारी है, लेकिन किसान को हमने बताया ही नहीं कि तुमको ये जानकारी कहां से लेनी है। अगर आप उसको नहीं, इसी कारण से हम लोग किसान को यह भी बताने की कोशिश करेंगे अगर तुम्हें ये जानकारी चाहिए तो यहां मिल रहा है। हम उस गैप को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसान और बाकी सूचना तंत्रों के बीच में जो गैप है ना, जो किसान को मालूम ही नहीं है, हम उसको जागरूक करना चाहते हैं, हम उसको बताना चाहते हैं। और ये सारी सुविधाएं हम किसान को निःशुल्क प्रदान करना चाहते हैं। हम इसके लिए किसान से कोई चार्ज नहीं करना चाहते, क्योंकि आप किसान को अगर जानकारी नहीं दीजिएगा, किसान को तकनीकी ज्ञान नहीं दीजिएगा, आपका किसान आपका अन्नदाता है। हम उसी की बदौलत आज हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था अगर कृषि को हटा दी जाए ना
तो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। हमारे पास अगर कोई एसेट है ना तो कृषि ही है। आज भी हमारे पास दुनिया भर की जमीनें हैं, हमारे पास बहुत सारा, हमारा क्षेत्रफल काफी बड़ा है जी। हमारे पास जमीन है, उपजाऊ जमीन है, हमारे पास देश में नदियां हैं, नदियों के किनारे का जो जमीन है काफी उपजाऊ है। बिल्कुल। हमारे पास लोग भी हैं, मैन पावर भी है, जो कि कृषि के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अब खाद्य प्रसंस्करण का इतना बड़ा मार्केट भी है मौजूद। आप ये सोचिए कि $300 बिलियन का पूरे वर्ल्ड में मार्केट है, और उसमें आप भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है विश्व में खाद्य उत्पादन में। आप बताइए, इसको बड़े आसानी से कैप कर सकते थे। हमें क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को कैप्चर करने की? हमें क्या जरूरत है कि हम बाकी अन्य चीजों, तकनीकी चीजों में हम मोबाइल बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर पूरी दुनिया को भारत ठान ले कि पूरी दुनिया में हर थाली में भारत का सामान होगा, कम से कम 4, अगर हमारी थाली में 10 तरह के व्यंजन हैं तो 4 तरह का व्यंजन बनाने से लेकर उसको खाने तक में भारत का सामान मौजूद हो, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो जाएगी। और सारे संसाधन हमारे पास हैं, कृषि भी है, किसान भी हैं और मजदूर भी हैं। इनको खाली एक जगह जोड़कर और इनको पूरा एक कंप्लीट पैकेज देना पड़ेगा। की जरूरत है, और आपको मुझे देखना लगता है पड़ेगा किसान कहीं बाहर नहीं जा सकता हो पाएगा। राजीव जी, अगर बिहार की बात कर ले, देखिए बिहार के बारे में कहा जाता है कि खासतौर पर सब्जी और फल का उत्पादन काफी होता है, लेकिन सवाल यह है कि किसानों को उस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या वजह लगता है आपको? देखिए, किसानों को, अब मैंने अभी भी बताया कि किसानों को हम लोगों ने कभी बताया ही नहीं कि उसको करना क्या है। बिहार सब्जी उत्पादन में तीसरा नंबर अपना रखता है स्थान। हम पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर हैं सब्जी उत्पादन में। और सब्जी, आप प्रसंस्कृत सब्जियों का, बार बार मैं कहता हूं कि प्रसंस्कृत सब्जियों का एक विस्तृत बाजार है, 10,000 करोड़ का बाजार है प्रसंस्कृत सब्जियों का। और बिहार का खाद्यान्न क्या कहते हैं निर्यात में मात्र 1,300 करोड़ का टोटल एक उसकी अपना शेयर है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा गैप है, बिहार तीसरे नंबर पर होने के बावजूद भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जी। हम उनकी सब्जियों को, प्रसंस्कृत सब्जी खाली उपभोक्ता, हम निर्यात थोड़ी कर पाएंगे, हम भी इस्तेमाल करते हैं। आप मटर को देख लें, आप गाजर को देख लें, इसको बेमौसम, आज मटर हम लोग बेमौसम भी मटर मिलती है ना मार्केट में, 100 रुपए किलो के आसपास मिलती है। और यही देखिए, जब सब्जियों का सीजन आता है तो मटर की कीमत 15 रुपए 20 रुपए किलो हो जाती है। गांव में खास करके 15 रुपए किलो तक मटर बिकना शुरू हो जाता है। अब यही किसान मटर को प्रसंस्कृत कर ले, अब प्रसंस्करण में बहुत कम लागत आने वाली है। अब ये बताए, प्रसंस्कृत कर ले तो इसको बिना मौसम का, जब मौसम नहीं रहेगा मटर का, तो उसी मटर से उसको 100 रुपए मिलेगा कीमत। वो अगर 80 रुपए में भी बेचना शुरू करे तो सोचिए उपभोक्ता को भी लाभ मिलेगा कि जब मौसम नहीं है मटर का, हमें 80 रुपए मिल रहा है, जो मार्केट में 100 रुपए मिलता था जी। किसान को लगभग चौगुना लाभ हो जाएगा। तो प्रसंस्करण, जब सब्जियों का हमारे यहाँ प्रसंस्करण हो ही नहीं रहा है, बिहार में तो बिल्कुल नहीं है, जीरो, शून्य। बिल्कुल राजीव जी, और मुझे लगता है जो सब्जी कि जैसा कि आपने पहले भी कहा, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन सही वक्त पर किसानों को नहीं मिल पाता है। और मुझे लगता है इसी तकनीक के साथ अगर बदलाव किया जाए तो वाकई किसानों के आय में बढ़ोतरी तो होगी ही, उपभोक्ता को भी फायदा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे राजीव रंजन चौबे जी, जिन्होंने बताया कि देखिए किसानों की आय कैसे दोगुनी हो सकती, कैसे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और इसके लिए तकनीक से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।